हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर 3 है उसका आज का लेक्चर। तो ध्यान दें, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा सेल। सेल की अगर हम बात करें तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सेल की अगर हम बात करें ना तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक सेल और एक होता है आपका द्वितीयक सेल। एक तो होता है आपका प्राथमिक सेल और एक होता है आपका द्वितीयक सेल। अब बात आती है कि सेल के बारे में, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको अगर हमने एक बार उपयोग में ले लिया तो हम उसको दूसरी बार उपयोग में नहीं ले सकते। ऐसे सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल कौन से सेल होते हैं? द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको अगर हमने एक बार उपयोग में ले लिया तो हम उपयोग में लेने के बाद दूसरी बार दोबारा उसको उपयोग कर सकते हैं। किस तरीके से? चार्जिंग से। क्लियर बात? यानी जो द्वितीयक सेल वाला है ना टॉपिक, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो, अगर अपने एग्जाम्पल के साथ समझें तो प्राथमिक सेल में क्या होता है कि जो दीवार घड़ी होती है, ठीक है, दीवार घड़ी होगी या फिर आपकी जो भी चीज़ें होगी, इनमें जो बैटरियां लगती है, जो सेल लगाए जाते हैं वो आपके प्राथमिक सेल में होते हैं। यानी हमने अगर इसको एक बार यूज़ कर लिया, अगर बैटरी आपकी डाउन हो चुकी पूरी तरीके से, तो हम उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो वो आपके प्राथमिक सेल की एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें द्वितीयक सेल के बारे में, तो द्वितीयक सेल में अच्छे एग्जाम्पल होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि एक बार अगर उसमें जो ईंधन, आप जो भी मटेरियल्स उसमें आप लेके चल रहे हो, एक बार केमिकल रिएक्शन होता है, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा से क्या होता है, जैसी लाइट जाती है वो आपके, उससे क्या बनी, जो लाइट बनी वो आपने यूज़ कर लिया, और जैसे ही वो लाइट आपने यूज़ कर लिया उसमें चार्जिंग जो है वो डाउन हो जाती है। जितनी ऊर्जा वो बना चुकी थी वो ख़त्म हो जाती है, तो दोबारा हम उसमें क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। यानी इन्वर्टर क्या करता है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसमें होता रहता है। एक बार आपने उसको यूज़ करने के बाद दोबारा आप क्या करते हो? चार्जिंग कर देते हो। डिस्चार्ज चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज किस में होता रहता है? द्वितीयक सेल में होता रहता है, और इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल में एक बार उपयोग कर लिया तो दूसरी बार उसका कोई काम नहीं होता। अब अपने बात करेंगे प्राथमिक सेल के बारे में। तो जो प्राथमिक सेल है इसमें हम 2 प्रकार के सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर लैग्रांजी सेल, और दूसरा हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। एक तो हम पढ़ेंगे लैग्रांजी सेल और दूसरा हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। और अगर हम बात करें द्वितीयक सेल के बारे में, तो द्वितीयक सेल के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे ईंधन सेल, एक तो हम पढ़ेंगे ईंधन सेल, और एक आपका जो पीबी यानी जो लेड वगैरह होता है, जिसे अपने बोलते हैं लेड छोड़ के अपने लिखते हैं इसको सीसा संचायक सेल। इसको अपने एक और नाम से जानते हैं, सीसा संचायक सेल। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं वो तो हम किससे पढ़ेंगे? द्वितीयक सेल में। और जो लैग्रांजी सेल और मरकरी सेल वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक सेल के अंदर। आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें केमिकल्स रिएक्शंस कैसे होते हैं, वर्क कैसे होता है, ये सारा अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राथमिक सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे प्राथमिक सेल के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक सेल जो होता है ये आपका अनुत्क्रमणीय सेल होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके केमिकल्स एनर्जी जो है उससे आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यानी जो आपने इसके अंदर रसायन डाल रखा है वो रसायन आपस में अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। और अगर एक बार सारी की सारी केमिकल्स जो है अगर वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो उसके बाद सेल हमारे कोई भी काम का नहीं रहता। अब देखो, इसमें यही बात बोली गई है, ध्यान से सुनना। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सेलों में होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। यानी एक बार अगर रिएक्शन होगी ये सारी की सारी तो दूसरी बार इनसे ये नहीं बनेगी। अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? एक ही बार होता है।
अतः उपयोग के बाद इन सेलों को आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझते हैं इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे लैप्लासी सेल के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा जो आपकी बैटरी होती है वो कुछ इस तरीके से है ना। बैटरी जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जिंक का पात्र होता है। सबसे जो आउटर लेयर होता है ना, उसे अपने क्या बोलते हैं, ये है आपका जिंक का पात्र। अब ये जो जिंक का पात्र हम ले रहे हैं वो काम करेगा एनोड की तरह। आपको पता है जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागने का काम करता है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं बीच में क्या है, आपके पास कार्बन की छड़ है और कार्बन की छड़ जो है वो कैथोड की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट देखो ये जो एक थैली है इसे अपने बोलते हैं मखमल की थैली। मखमल की थैली जो है वो इन दो अलग अलग चूर्ण को यानी दो अलग अलग पेस्ट को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। बीच में जो आपके पास ये जो पेस्ट जो चूर्ण है वो तो किसकी है, MnO2 और कार्बन की चूर्ण है। आपको ध्यान में रखना है मैं ये कौन कौन से बता रही हूँ, ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, जो सेल आप यूज़ करते हो ना घड़ी में, वहाँ पे इन सेलों के अंदर ये सारे के सारे रसायन पाए जाते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि रसायन जो है वो रिएक्शंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। ये पाया जा रहा है, नेक्स्ट वाले में क्या पाया जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यानी NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट पाया जा रहा है। और सबसे ऊपर का जो आपका लेयर होता है ना वो क्या होता है, पूचालक पदार्थ का आवरण होता है। सबसे ऊपर क्या होता है आपके पास, पूचालक पदार्थ का आवरण होता है। मतलब ये जो आपका आवरण है ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन करने वाली चीज क्या होती है, अंदर वाली। ठीक है, तो अब अपने बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों ने क्या कहा, एनोड का जो पात्र है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, तो वो कर रहा है एनोड की भांति व्यवहार। जिंक का पात्र जो है, तो यहाँ पर जिंक जो है वो क्या करेगा, आपके दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और Zn+2 बना लेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कैथोड पॉजिटिव होता है जो कि आपकी रिडक्शन की तरह कार्य करता है। अब देखो यहाँ पर अपने क्या लेंगे, एक तो अमोनियम लेंगे। ठीक है, अब एक तो अमोनियम लेंगे और एक क्या लेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड लेंगे। ठीक है, अब ये जिंक का हम नहीं लेंगे क्योंकि जिंक जो है वो ऑलरेडी किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह। ठीक है, कार्बन का चूर्ण देखो आपने ना, जब अपने कई बार क्या करते हैं, जब अपने बचपन में खुराफाते दिमाग होता है उस टाइम थोड़ा, तो अपने क्या करते हैं, सेल वगैरह जो खराब हो जाते हैं उसको खोल खोल के देखते हैं। और जब खोल खोल के देखते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब ब्लैक ब्लैक कलर का चूर्ण सा पाया जाता है ना। तो जो ब्लैक ब्लैक कलर का चूर्ण पाया जाता है वो यही होता है। वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का चूर्ण पाया जाता है वो क्या होता है, यही होता है। और बाकी चीज आपको पेस्ट पुस्ट क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि रिएक्शंस पूरी हो चुकी होती हैं। समझ आ रही है बात। अपने देखते हैं ना इसमें कि कार्बन का थोड़ा थोड़ा चूर्ण पाया जा रहा है, वो कार्बन का चूर्ण उसमें पाया जाता है। ठीक है, कार्बन का चूर्ण, ये जो कार्बन की छड़ है वो क्या है, एक टाइप से आपकी कैथोड है, पॉजिटिव का काम करता है। लेकिन रिएक्शन में हर आपका MnO2 NH4Cl लेगा, NH4 जो है आपका Cl नहीं लेगा, NH4 लेगा। क्यों नहीं लेगा, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कैथोड की। और कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, ना कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होगा। अब माइनस चार्ज अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करेगा। लेकिन कैथोड की बात चल रही है तो कैथोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। समझ आ रही है मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर अपने NH4Cl ZnCl जो है ले रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कि जो आपका NH4 है ना वो किस में टूटता है, वो आपका टूटता है पॉजिटिव आयन में, और Cl किस में टूटता है, आपका नेगेटिव आयन में। ठीक है, जैसे ये दोनों आपस में टूटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर NH4+ जो है वो कैथोड की भांति कार्य करेगा, Cl नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि Cl पे नेगेटिव चार्ज है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो तो त्यागने की कोशिश करेगा, पर कैथोड तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना। तो इसको भूल जाओ, मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप कोशिश करें समझने की। ठीक है, क्योंकि NH4+ है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है लेने का काम वही करता है। अब आपको पता है कैथोड पे रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम होगा, देने वाला काम नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर अमोनियम लिया है।
यहाँ पर मैंने क्या लिया है, अमोनियम लिया है। अब यहाँ पर जो अमोनियम है वो क्या करेगा, देखो एक NH4 जो है उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैंने यहाँ पर कितने NH4 लिए हैं, 2 NH4 लिए हैं। तो 2 NH4 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास अमोनिया बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब ये जो आपका अमोनिया बनता है, अब आपके पास जो हाइड्रोजन बच जाता है, ठीक है, ये तो हो गया आपकी पहले वाली रिएक्शन। अब बात आती है कि यहाँ पर फिर MnO2 इसका भी तो यूज़ होगा ना। MnO2 जो आपने रसायन लिया है इसका भी यूज़ होगा। अब MnO2 जो है ना, आपने कैसे समझना है, MnO2 जो है वो किस में टूटेगा, Mn2O3 में। देखो आप ना थोड़ा सा याद करो, 11th के अंदर आपने जो भी यौगिक होते हैं उनके ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं आपने याद किया होगा। ऑक्सीकरण संख्या अगर मैं यहाँ पर MnO2 का निकालूंगी तो आपको ध्यान होगा कि इसका मान कितना हो जाएगा। देखो हल्का सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जो Mn है उसका मान हम क्या मान लेते हैं, x। जिसका ऑक्सीकरण मान निकाला जाता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना उसका क्या होगा, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -4, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 = 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4। मतलब MnO2 का जो ऑक्सीकरण नंबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, +4। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही हूँ, आप बस समझने की कोशिश करें। तो अब इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब यूँ समझते हैं इसके पास क्या है, +4 ऑक्सीकरण स्टेट है। अब इसकी अवस्था कितनी है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2 है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था समझते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि यहाँ पर तो Mn का एक ही था, यहाँ पर Mn के 2 है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे, -6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 = 0। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे स्पेस में CD बता देती हूँ। 2x = क्या हो जाएगा, 6। 2x किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो x बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। x बराबर किसके हो जाएगा, 3 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, +3। पहले जब हमने ऑक्सीकरण अवस्था निकाला था वो कितना था, +4। अब कितना हो गया, +3। यानी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को गेन किया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके +4 से क्या हो गया, +3 हो गया। तो इसका भी क्या हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बातें। देखो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से बताने की कोशिश कर रही हूँ। जिन्होंने 11th में भी चीज़ें ढंग से नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को आप ढंग से समझे। पहले आपने क्या करना है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था देख लेना है। आपको कैसे निकालते हैं समझा दिया मैंने। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। अब इसने क्या किया, +4 से +3 में चेंज हो रहा है। इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, और कोई जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब देखो MnO2 किस में चेंज हो रहा है, Mn2O3 में चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन बच जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, यानी O2 के कितने हैं, 2। यानी टोटल कितने ऑक्सीजन हुए, 4। रिएक्शन में आपको कितने मिल रहे हैं, 3। यानी एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया। अब वो ऑक्सीजन किसके साथ बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में। समझ आ रही है रिएक्शन? अगर आ रही है तो कमेंट जरूर करना, नहीं आ रही तो भी मुझे बताना, ताकि मैं और भी मतलब इजी वे लेके आ सकूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो ये रिएक्शन समझ आ गई होगी, ये भी समझ आ गई होगी, ये भी समझ आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि पूर्ण सेल अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो जब हम सिर्फ एनोड की अभिक्रिया पढ़ते हैं तो वो क्या है, हाफ सेल रिएक्शन। जब हम सिर्फ कैथोड की अभिक्रिया पढ़ते हैं तो वो भी क्या है, आपका हाफ सेल रिएक्शन। जब हम दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं, यानी आपका एनोड और कैथोड, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल सेल रिएक्शन या पूर्ण सेल अभिक्रिया। समझ आई बात? अब मैंने क्या करना है, इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ना है। जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या करते हैं हम, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है ना, उन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं, और जो हमारा राइट हैंड साइड वाला होता है उन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। और दोनों
चीज़ यहाँ वाली जो इससे मैच करे ना वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं यहीं पे कैंसिल आउट करूँगी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उधर का आपका राइट है, इधर के लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब बात आती है क्या, 2 हाइड्रोजन को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ है जो कैंसिल होती हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है जो कैंसिल होगी। अब जो बाकी बच जाते हैं उनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो Zn है, 2NH4+ है और 2MnO2 है, इनको हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका Zn+2, 2NH3 और Mn2O3 और H2O, ये हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस तरीके से आपकी अभिक्रिया होती है किसमें, नक्लांशी सेल में। हाँ, इसका एक और नाम है, उसे हम क्या बोलते हैं, शुष्क सेल। इसे हम क्या बोलते हैं, शुष्क सेल भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये जो पहला वाला पॉइंट था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करेंगे इसके दूसरे सेल के बारे में, जो है मरकरी सेल। तो जल्दी से इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। अब हम बात करेंगे मरकरी सेल के बारे में। अगर हम मरकरी सेल की बात करें ना, अच्छा ठीक है, पीछे जो आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, लैक्लांसी सेल है ना, तो उसमें 2 पॉइंट जो बताना रह गया था वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो, जो आपकी पहली बात तो जो प्राथमिक सेलें होती है, उन प्राथमिक सेलों के अंदर जो वोल्टा का मान होता है ना, वो फिक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन सेलों को जब प्रिपेयर किया जाता है, जब उसका निर्माण किया जाता है ना, तब उसमें उसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है कि इस सेल के जो वोल्टा का मान है, इस सेल में इतना होगा, इस सेल में वोल्टा का मान इतना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो आपके प्राथमिक सेल होंगे उनके अंदर वोल्टा का मान फिक्स होगा, लेकिन द्वितीयक सेलों में वोल्टा का मान फिक्स नहीं होगा, क्योंकि द्वितीयक सेलों में चार्ज डिस्चार्ज का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब बात अपने करते हैं, जो पीछे हमने लैक्लांसी सेल पढ़ा था, किसकी बात कर रही हूँ, जो पीछे हमने लैक्लांसी सेल पढ़ा था, उसके अंदर अगर आपको वोल्टा की मान की अगर हम बात करें तो उसकी वोल्टा कितनी है, तो वोल्टा है उसकी 1.5 वोल्ट। वोल्टा कितनी है इसकी, 1.5 वोल्ट लैक्लांसी सेल की। और जो इसका उपयोग है वो किया जाता है, जैसे कि अपने दीवार घड़ी की बात कर सकते हैं। एक तो दीवार घड़ी में जो ट्रांजिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं उसमें, ठीक है, दीवार घड़ी में ट्रांजिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें जो विद्युत घंटी होती है, यहीं पे लिख देती हूँ, विद्युत घंटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में किसका उपयोग किया जाता है, लैक्लांसी सेल का उपयोग किया जाता है। इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम इसको समझाते हैं। देख लो, जल्दी से देख लिया होगा। चलो देखो यहाँ पर, अब अपने बात करेंगे मरकरी सेल के बारे में, ठीक है। देखो मरकरी क्या होता है, Hg की हम बात कर रहे हैं। मरकरी सेल के अंदर क्या होता है, देखो सारा का सारा वही है, पर अंदर का मटेरियल थोड़ा सा अलग है। सारा का सारा वही है, बस अंदर का मटेरियल अलग है। क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने जिंक का पात्र लेना है, जैसे कि आपने उसमें लिया था। सबसे ऊपर क्या करना आपने, कुचालक आवरण, ठीक है, ये 2 चीज़ें सेम है। अब अंदर का मटेरियल क्या क्या है, यहाँ पर जो हम छड़ लेंगे वो किसकी होगी, ग्रेफाइट की, जो काम करेगा कैथोड की भांति, ठीक है। और जो यहाँ पर हम जो पेस्ट, यहाँ पे जो हम पेस्ट लेंगे वो किसका लेंगे, मर्करिक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट लेंगे, ठीक है। HgO और KOH का मिक्स पेस्ट लेंगे हम किसके अंदर, इस झिल्ली के अंदर। सारा का सारा वही है, बस अंदर का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो देखो जैसे जैसे मैं आपको समझाऊँ ना चीज़ों को, वैसे वैसे समझते चलना। रिएक्शन है, ना समझो तो बहुत टफ है, समझ आ गई तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर एनोड के अंदर क्या होता है, एनोड के अंदर होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। जब हम किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जब किसी से ऑक्सीजन अलग कर देते हैं उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर जिंक जो है वो किस में चेंज हो रहा है, Zno में। जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zno में। जो बता रही हूँ पहले उस पर फोकस करना, एक बार इसको मत देखो। जिंक जो है वो चेंज हो रहा है Zno में, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आप कहोगे कि मैम जिंक से Zno बना दिया, ऑक्सीजन कहाँ से आया। अब ऑक्सीजन आएगा जब आप क्या लोगे, इस तरफ OH आयन लोगे। सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं लेंगे ना, अपने यहाँ से क्या लेंगे, OH आयन लेंगे। और ये OH आयन कहाँ से आया, तो आपको OH आयन यहाँ से मिलेगा,
OH आयन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अब यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 2 OH माइनस आयन ले लिए, जिसमें से एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन बनके Zn के साथ जिंक ऑक्साइड के रूप में रिएक्ट कर गया। अब आपके पास क्या बच गया, पीछे 2 हाइड्रोजन बच गया, 1 ऑक्सीजन बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ने तो क्या बना लिया, जल का अणु, वाटर का मॉलिक्यूल, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कैसे कैसे पता चला, एक तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बना तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड वाली रिएक्शन समझ आ गई होगी। अब बात आती है कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया। कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, यानी जो आपका HgO है, वो किस में चेंज हो रहा है, Hg में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर HgO है, यहाँ से हमने क्या बना लिया, Hg। जो आपके यहाँ पर बने थे ना, वो आपने यहाँ पर अभिकारक लेने हैं, ठीक है। जो यहाँ पर उत्पाद बने थे वो आपको यहाँ पे अभिकारक लेने हैं। जब इनको आपस में जोड़ोगे तो अगर आप 2OH माइनस से H2O और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो H2O और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दोबारा ये बना सकते हो, बोलो बना सकते हो। अगर इससे ये चीज़ें बना सकते हो तो इस चीज़ से ये दोबारा तो बन सकता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। अब आपको पता है ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी फुल सेल रिएक्शन। फुल सेल रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ, राइट हैंड साइड वाले एक तरफ लिखे जाते हैं, जो कैंसिल होते हैं उनको काट दो। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें कैंसिल होती है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, बच गया जिंक प्लस में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और दूसरी तरफ क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस में मरकरी। क्लियर बात। तो ये थी आपके पास मर्क्यूरिक सेल की रिएक्शन। देखो इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि हम जिंक का पात्र लेते हैं जो कि एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, जिसमें हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH का क्या भरते हैं, पेस्ट भरते हैं, जो झिल्ली से सेपरेट रहता है, और इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ लेते हैं जो कैथोड की भांति व्यवहार करता है, और ऊपर एक सुचालक पदार्थ का आवरण लगा दिया जाता है। जो बातें मैंने बोली वो बातें आप इसकी डेफिनेशन में यानी डायग्राम बनाने के जस्ट नीचे लिख सकते हो, और उसके बाद अब अभिक्रिया शुरू कर सकते हो। क्लियर बात। अब अपने बात करते हैं कि अब ये तो हमने लैग्रांज सेल की बात की थी, अब हम बात करेंगे जो हमारा मर्क्यूरिक सेल है, जो हमारा मर्क्यूरी सेल है उसके वोल्टा का मान कितना है। क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आपने कहा था कि जो प्राथमिक सेल होता है उनके अंदर वोल्टा का मान क्या होता है, निर्धारित, ठीक है, तो बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टा का मान होगा वो हो जाएगा 1.35 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 1.35 वोल्ट। और अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं तो इसका काम कहाँ इसका यूज किया जाता है, जो कलई घड़ी होते हैं, किसमें, जो कलई घड़ी होते हैं, आपने देखा होगा कलई घड़ी के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, है ना, तो वो जो सेल होते हैं वो किसका काम करते हैं, मर्क्यूरिक सेल का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कलई घड़ी में, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, कलई घड़ी में। तो आई थिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी मर्करी सेल वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। तो द्वितीयक सेल में मैंने आपको क्या कहा था, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यानी ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में और रासायनिक ऊर्जा को दोबारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। और इसके एग्जांपल मैंने आपको कहा था इन्वर्टर, जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो है उसमें रिपीटेटेड है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग इसको समझे कैसे है ये। इन सेलों में विद्युत ऊर्जा को, इन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर बात। उसके बाद आता है कि इन सेलों में होने वाली अभिक्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। आपको उत्क्रमणीय का मतलब तो पता ही होगा, जो दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया, दोनों दिशाओं में चलने वाली
अभिक्रिया या जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। और अगर अनुत्क्रमणीय की बात करें तो एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, आगे है, एक बार उपयोग में लेने के पश्चात इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है ना। तो ये तो हो गया आपका द्वितीयक सेल। अब इसमें पहला मैंने आपको बताया था क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सीसा संचायक सेल, एक तो है आपका सीसा संचायक सेल, और जो दूसरा है इसके अंदर वो है आपका ईंधन सेल। एक तो हो गया सीसा संचायक सेल और एक हो गया आपका ईंधन सेल। तो मेरे हिसाब से जो आज वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, एक तो रह जाएगा आपका सीसा संचायक सेल ईंधन सेल के बारे में, यानी द्वितीयक जो आपका सेल है उसके बारे में, और एक रह जाएगा संचारण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारे रह जाएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, और जो बच्चे चैनल पे नहीं हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। एक तो आप सब्सक्राइब करके ना प्लेलिस्ट पे जाया करो। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद क्या होता है कि जितने भी वीडियोस मैंने पहले के डाल रखे हैं वो सारे के सारे आपको इजीली मिल जाते हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर मतलब आपके फर्स्ट चैप्टर के कितने वीडियो हैं वो सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी ढूंढने में। तो अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।